गुड मॉर्निंग। प्रतीक्षा गुड संस्थान मॉर्निंग सर। महाराजगंज की तरफ से एक बार फिर से मैं आशीष कुमार मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर के सांस्कृतिक शिक्षा एवं सतत विकास के टॉपिक व्यक्तित्व की संरचना एवं व्यक्तित्व के विकास पे आज हम चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं कि व्यक्तित्व की संरचना और व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हुआ, इस पे हम चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व के विकास एवं व्यक्तित्व की संरचना का अध्ययन करने से पहले हम देख लेते हैं लर्निंग आउटकम के बारे में। लर्निंग आउटकम क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लर्निंग आउटकम क्या होते हैं। लर्निंग आउटकम के संदर्भ में कहा गया है कि प्रशिक्षु व्यक्तित्व की संरचना के बारे में जान सकेंगे, प्रशिक्षु मन के आकारात्मक व गत्यात्मक पक्ष के बारे में जान सकेंगे, प्रशिक्षु व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जान सकेंगे, प्रशिक्षु व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर जान सकेंगे। ये जो हमारे लर्निंग आउटकम है, जब हम अभी व्यक्तित्व की संरचना और व्यक्तित्व के विकास का अध्ययन कर लेंगे तब हमें ये परिणाम हमें प्राप्त होंगे। जो मैंने परिणाम बताए ये परिणाम हमें सब उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होंगे। अब हम चर्चा करते हैं व्यक्तित्व की संरचना। जैसा कि पिछले दिनों में हम लोगों ने अध्ययन किया व्यक्तित्व के अर्थ, स्वरूप, प्रकार, व्यक्तित्व के निर्धारक, उसी के क्रम में आज हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व की संरचना। जैसा कि हम लोग व्यक्तित्व के कंसेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से हमने समझाने की कोशिश किया और आपने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। अब हम आज देखते हैं व्यक्तित्व की संरचना कैसे हुई। व्यक्तित्व की संरचना के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने तरह तरह के तमाम विचार व्यक्त किए गए। तमाम मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अनुसार व्यक्तित्व की संरचना को परिभाषित करने का, वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। उसी के क्रम में व्यक्तित्व की संरचना को जो हम आज अध्ययन करेंगे सिगमंड फ्रायड के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की जो संरचना बताया है, व्यक्तित्व की जो संरचना के प्रकार बताए हैं, उनके अनुसार हम अध्ययन करेंगे। और उन्होंने जो व्यक्तित्व की संरचना के जो प्रकार बताए हैं उनके सिद्धांत को व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कभी कभी हमारे एग्जाम में एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि व्यक्तित्व की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो उसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड हैं। तो जो हम आज व्यक्तित्व की संरचना के टॉपिक का अध्ययन करेंगे, ये पूरी टॉपिक हम अध्ययन करेंगे सिगमंड फ्रायड के अनुसार कि सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना किस प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। तो फ्रायड ने, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को दो रूपों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, जिसके क्रम से मन का आकारात्मक पक्ष और मन का गत्यात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता है। अब हम पहले पॉइंट को अध्ययन कर रहे हैं, मन का आकारात्मक पक्ष, जिसे कहते हैं टोपोग्राफिकल मॉडल। क्या होता है मन का आकारात्मक पक्ष? फ्रायड ने मन के आकारात्मक पक्ष को 3 भागों में डिवाइड करने का प्रयास किया है, जिसके क्रम से चेतन, अर्धचेतन, अचेतन के नाम से जाना जाता है। अगर चेतन की बात किया जाए तो इसे कॉन्शियस, अर्धचेतन को सबकॉन्शियस और अचेतन को अनकॉन्शियस के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं चेतन क्या होती है। फ्रायड के अनुसार चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं आती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है, अर्थात चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभव से होता है। अगर हम चेतन की बात करें तो वर्तमान समय में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुन रहे हैं, तो हमारा चेतन मन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर हमने आपको बताया चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिसमें वे सभी अनुभूतियां एवं संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है, अर्थात चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभव से होता है। कहने का तात्पर्य चेतन से तात्पर्य होता है वे घटनाएं जो वर्तमान में घटित हो रही हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैंने आपसे कोई चीज पूछा कि आपने क्या अभी पढ़ा, तो आपने बताया सर चेतन मन के बारे में हमने पढ़ा, चेतना के बारे में पढ़ा कि चेतना से तात्पर्य मन के वैसे भाग। मैं कुछ भी बताऊं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं कल हमने पूर्व कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था, आप तुरंत उसका जवाब देते हैं कि सर पूर्व की कक्षाओं में आपने हमें व्यक्तित्व के निर्धारक के बारे में बताया था, तो यह हमारा चेतन मन के अंतर्गत आता है। चेतन मन के तात्पर्य यही होता है कि वैसी घटनाएं जो घटित तो हो गई है लेकिन हम उसका तुरंत से तत्काल से उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। जब इस प्रकार की घटना घटित हो रही है तो उसे हम कहते हैं चेतन मन से कहते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक फ्रायड ने बताया है
आकारात्मक पक्ष के, उसे बोलते हैं अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होते हैं, इसके हम अध्ययन करते हैं। तो अर्धचेतन से तात्पर्य वैसे मानसिक स्तर से होता है जो न तो पूरी तरह चेतन में होता है और न ही पूरी तरह अचेतन में होता है। मतलब चेतन और अचेतन के बीच के पुल के निर्माण का कार्य करता है हमारा अर्धचेतन। और अर्धचेतन में वैसी विचार, भाव, इच्छाएं आदि आती हैं जो हमारे वर्तमान चेतन अनुभवों में होते हैं, परंतु प्रयास करने पर वे कहाँ जाते हैं, परंतु प्रयास करने पर हमारे चेतन मन में आ जाते। ठीक है। अर्धचेतन, जैसा कि फ्रायड ने कहा है कि अर्धचेतन चेतन क्षेत्र और अचेतन क्षेत्र के बीच एक पुल के निर्माण का भी कार्य करता है, एक पुल का कार्य करता है, जोड़ने, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। अब हम अगर एक सामान्य भाषा में अर्धचेतन को समझने का प्रयास करें तो जैसे हम कहते हैं कि अभी हमने पहली कक्षा कौन सी पढ़ाया था, कौन सी कक्षा मैंने लिया था, या कल आपकी कौन सी कक्षा चली थी, तो आप लोग को हो सकता है याद ना आए। ठीक है। याद ना आना, तुरंत याद ना आना, यह हमारा कहा जाएगा अचेतन। लेकिन जब मैं उससे आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, अच्छा कल राम जी सर ने क्लास लिया था, उसके बाद अखिलेश वर्मा सर ने कोई एक टॉपिक किसी एक संस्कृत के विद्वान शिक्षक थे, उनको बुलाया था, वो कौन से टॉपिक पढ़ाने वाले थे, तो आप कहेंगे हाँ हाँ सर वो संस्कृत सर पढ़ा रहे थे, संस्कृत पढ़ाने जा रहे थे, संस्कृत सर पढ़ा रहे थे, संस्कृत के टॉपिक को बता रहे थे। जब आप पहले तो आपने बता नहीं पाया, लेकिन जब मेरे द्वारा थोड़ा सा हिंट दिया गया, आपने उसका तुरंत जवाब दिया, तो वही कहलाता है हमारा अर्धचेतन। मतलब तुरंत हम अपनी व्यक्त न कर पाए, लेकिन थोड़ा सा प्रयास, सामने वाले से हमें थोड़ा सा हिंट मिलने के बाद हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लें, तो वही हमारा कहलाता है अर्धचेतन। लेकिन अगर वही पार्ट जब हम क्या करें, हमने कल तुरंत आपसे पूछा कि कल कौन सी कक्षा चली, आपने तुरंत उसका जवाब दिया सर कल संस्कृत की भी क्लासेस चली थी, तो ये हमारा कहलाएगा चेतन पार्ट। मतलब चेतन पार्ट, अर्धचेतन पार्ट और अचेतन पार्ट ये होता है। तो कुल मिलाकर के जो अर्धचेतन होता है वह हमारे चेतन मन और अचेतन मन के बीच एक ब्रिज का कार्य करता है, एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं अचेतन। अचेतन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अचेतन का शाब्दिक अर्थ होता है जो चेतना से परे हो, जो हमारे कॉन्शियस लेवल से क्या हो, बहुत इतर हो गया, बहुत अलग हो गया, हमारे चेतन मन से बहुत दूर चला गया हो। अब इसमें कौन सी भी इच्छाएं आती हैं, अचेतन में कौन सी इच्छा, अनुभूति, घटनाएं आती हैं। अब देखते हैं इस अचेतन मन में वैसी अनुभूति, घटनाएं, इच्छाएं आती हैं जो न तो चेतना में होती है और न ही अचेतना में। अर्थात ऐसे अनुभव अचेतन में होते हैं जो बहुत ही हमारे दुखदायी होते हैं, जो हमारे हम अपने चेतना स्तर में होने पर उस घटना को या उस चीज को प्राप्त न कर पाते हो, तो वह हमारे चेतन से हट करके अचेतन में स्टोर हो जाता है। फ्रायड ने कहा है, फ्रायड ने बताया है कि प्राय अचेतन में रहने वाले विचार, इच्छा का स्वरूप कामुक, असामाजिक, अनैतिक तथा घृणित होता है। फ्रायड के अनुसार मन का सबसे बड़ा भाग होता है। फ्रायड ने बताया है कि जो अचेतन मन होता है यह हमारे मस्तिष्क का, मन के आकारात्मक पक्ष का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसके माध्यम से तमाम जीवन की ऐसी घटनाएं जो कामुक हो, असामाजिक हो, अनैतिक हो और घृणित हो, वे सारी हमारी चेतन और अचेतन से हटकर अचेतन में जाके स्टोर हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और इसके माध्यम से कभी कभी आती हैं हमारे स्वप्न के माध्यम से आती हैं। इसीलिए फ्रायड ने कहा है कि जो स्वप्न होते हैं वह हमारे अचेतन इच्छाओं की पूर्ति का एक माध्यम होता है। स्वप्न के संदर्भ में फ्रायड ने बताया है कि जो हमारे असामाजिक, अनैतिक, घृणित जितनी भी इच्छाएं होती हैं जो हम अपने कॉन्शियस स्तर पे नहीं कर सकते, समाज में क्योंकि हमें रहना है और क्योंकि मनुष्य, हम सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर हमें व्यवहार करना है, तो हम कुछ ऐसी व्यवहार नहीं कर सकते जो अनैतिक है, असामाजिक है, तो वे सारी इच्छाएं हमारे जाकर के अचेतन में स्टोर हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और जो आती कब है, हमारे स्वप्न के रूप में हम उसको फील करते हैं, अनुभूति करते हैं, और स्वप्न के रूप में आती हैं। इसीलिए फ्रायड ने स्वप्न के संदर्भ में कहा है स्वप्न अचेतन इच्छाओं की पूर्ति का एक माध्यम होता है।
तो कुल मिलाकर अचेतन में हमारे कुछ कभी कभी बहुत दुखद घटनाएं भी आती हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई होंगी जो आज आपको याद नहीं हो, उस पर अगर थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर आप जोर देंगे तो हो सकता है कुछ याद आए। आपको वर्तमान समय में याद नहीं होगा, लेकिन जोर देने पर आपको याद आएगा कि नहीं, कुछ घटना हमारे साथ ऐसी भी घटित हुई थी जो हमें बहुत ही दुखदाई ये थी। तो वो ये सब चीजें जब हमारे मस्तिष्क में स्टोर हुए रहती हैं तो वही हमारे अचेतन मन में जाकर इकट्ठा रहती है, जो अवसर परिस्थिति पाने पर वो हमें याद भी अर्धचेतन अचेतन पे आ जाती है। अब थोड़ा सा हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम आप एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें उसका उत्तर हम तुरंत याद कर लेते हैं, याद रहता है, हमने पढ़ा, सब कुछ होता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं तो उसका उत्तर हमें याद नहीं आता है ना। तो करते क्या है कुछ, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमने उसका प्रश्न का उत्तर, वो प्रश्न पढ़ा, सामने उत्तर लिखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, लेकिन हम उत्तर नहीं देखते, सीधा हमें उत्तर याद आ जाता है, नहीं इसका उत्तर यही होगा, जो होता हो वही टिक कर देते। ये हमारा कहलाता है चेतन। अब अर्धचेतन क्या होता है? अब अर्धचेतन उसी प्रश्न में से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, हमने प्रश्न तो पढ़ा है लेकिन उसका उत्तर हमें याद नहीं आ पाता कि कौन है, कंफ्यूजन में रहता है, तो सामने वाले से कुछ हिंट मिलता है कि कुछ हिंट मिल जाए क्या इसका उत्तर हो सकता है, तो सामने वाला बताता है कि अच्छा इसका नाम ऐसे था, ये हो सकता है, ये तब आपको याद आता है तुरंत, अच्छा हाँ 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 मैंने पढ़ा था, इसका उत्तर यही है। इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में टिप ऑफ द टंग भी बोलते हैं, जिह्वा की नोक पे, मतलब हमारे जुबान से निकल के जिह्वा तक आ जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। तो जब किसी के द्वारा हिंट मिलने से थोड़ा सा अपने चेतन और अर्धचेतन मन पे फोकस करने पे हम पाते हैं कि वह हमारे जुआ पे तो है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। जब सामने वाले से हिंट मिलता है और वो बाहर निकल जाती है तो उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं टिप ऑफ द टंग, जिह्वा की नोक पे बोला जाता है। और जब वो चीजें हमें तुरंत याद आ जाती हैं, शुरू में तो हमने नहीं बता पाया लेकिन थोड़ा सा हिंट मिलने पे हमें वो चीजें याद आ गई, तो वही हमारी कहलाती है अर्धचेतन। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें लाख ऑप्शंस मिलते रहे, लाख लोगों से सहयोग मिलता रहे कि नहीं इसका उत्तर ऐसे था, लेकिन हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाते। हमें अभी हमसे कोई पूछे कि नहीं कक्षा 5 में हमारे हिंदी में दूसरा चैप्टर कौन था, पढ़ा तो हमने है लेकिन याद नहीं है, तो ये जब हमारे मस्तिष्क में स्टोर होके पड़ गया है तो वह हमारा कहलाएगा अचेतन मन। ठीक है। अब हम फ्राइड के दूसरे मन के पार्ट की बात करते हैं जिसे उन्होंने गत्यात्मक पक्ष या संरचनात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे हम डायनेमिक या स्ट्रक्चर मॉडल के नाम से जाना जाता है। गत्यात्मक पक्ष को भी फ्राइड ने 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसे क्रमशः इड, ईगो, सुपर ईगो के नाम से जाना जाता है, जिसे क्रमशः इदम, अहम, परा अहम के नाम से जाना जाता है। हम आप सिंपल सी भाषा में अगर हमें आपको कोई कुछ बोल देता है तो हम कहते हैं कि सामने वाले ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, सामने वाले ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, तो बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का था, मेरे ईगो को हर्ट कर दिया। लेकिन वह ईगो क्या है, आपका क्या हर्ट हो गया, आज हम इस पे चर्चा करते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होते हैं। अब हम देखते हैं फ्रायड ने जो मन के गत्यात्मक पक्ष की बात किया है, इन्होंने मन के गत्यात्मक पक्ष को 3 भागों में डिवाइड किया है, जिसे क्रमशः इदम, अहम, पराहम के नाम से जानते हैं। हम चर्चा करते हैं इदम क्या होते हैं, जिसे हम इड कहते हैं। इड व्यक्तित्व का एक जैविक तत्व होता है जिसमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होती है। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये टेट के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेट सुपर टेट के लिए। इड क्या है? इड व्यक्तित्व का जैविक तत्व होता है जिसमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात होती है। मतलब इड जो होती है बॉयबॉर्न, नवजात शिशु में पाई जाती है। नवजात शिशु में इड बॉयबॉर्न पाई जाती है, जन्म से ही पाया जाता है। अर्थात जो असंगठित कामों, आक्रामकता को तथा किसी नियम आदि को मानने वाली नहीं होती, यह आनंद सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। जो इड होता है यह नवजात शिशु में विद्यमान होती है, यह किसी नियम कानून को नहीं मानने वाली होती है, यह आनंद के सिद्धांत पे होती है। जैसे एक हम नवजात शिशु को अगर हम ले लें, आप मार्केट में छोटे बच्चे को लेकर जाइए, अब बच्चे को जो सामान पसंद आ जाएगा, बच्चा उस सामान को लेने के लिए पूरा प्रयास कर डालेगा। वो किसी नियम को मानने वाला नहीं। आप लाख कहते रहिए कि बेटा मेरे पैसे
मेरे पास पैसे नहीं है, ये बहुत महंगा है, ये है वो है, तमाम आप ऑप्शन देते रहिए। बच्चे की प्रवृत्ति की भरमार होती है, उस समय बच्चा आनंद सिद्धांत पर कार्य करता है, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। वास्तविक परिस्थिति क्या है, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, उससे नवजात शिशु को कोई मतलब नहीं है, छोटे बच्चे को कोई मतलब नहीं है, उसे बस अपने आनंद के लिए वह वस्तु उसको चाहिए। ठीक है, तो ईड जो होता है वो नवजात छोटे बच्चों में विद्यमान होती है, और इसमें किसी नियम कानून को बच्चा वह नहीं मानता, वह सिर्फ और सिर्फ अपने आनंद के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ये वास्तविकता क्या है वह उस पर आश्रित नहीं होता। आपके पास पैसे हैं या नहीं है उससे बच्चे को मतलब नहीं। बच्चे ने अगर कह दिया कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए तो आपको देना ही देना होगा, अन्यथा आप बच्चों को देखे ही होंगे, फिर मार्केट में आपको छोड़ करके इधर भागेगा उधर भागेगा, तमाम ऐसी गतिविधियां करेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी जो बात आती है ईगो की। ईगो क्या होते हैं, जिसे हम अहम के नाम से जानते हैं। अहम मन का वह हिस्सा होता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। अब अहम क्या होता है, अहम मन का वह हिस्सा होता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, जो बचपन में इदम की प्रवृत्ति से ही जन्म ले लेता है। जब बच्चे को आप ईड की हर इच्छाओं की बच्चे की पूर्ति कर देते हैं, जब बच्चा आपसे जो भी डिमांड करता है आप उसकी पूर्ति करते जाते हैं, तो बच्चे में अहम की भी प्रवृत्ति का उसी दरमियान विकास होता चला जाता है। आप बच्चे को अगर समझाते रहिए कि नहीं बेटा ये चीज महंगा है, बार बार आप समझाते रहिए, तो बच्चा चीजों को समझने लगता है। लेकिन अगर ऐसा है कि बच्चे को डिमांड सारे डिमांड्स को आप पूरी बच्चे की करते जाइए, फिर देखिए बड़े होने पे भी बच्चे की ईड जैसी प्रवृत्ति उसको ईगो में भी आ जाता है। बड़ा होने पे भी बच्चा अपनी उसी जैसे छोटा बच्चा रहता है, जैसे ये डिमांड करने पे आप उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति कर रहे थे, बड़े होने पर भी तक बच्चों की सारी डिमांड को आपको पूरी करना पड़ेगा। अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो बच्चे की क्या होगा, आत्मसम्मान को ठेस लगेगा कि मैं छोटा था तो मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति की जाती थी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं दुलारता, इसीलिए लोग मुझे सामान मेरे द्वारा मांगी गई सामग्री मुझे नहीं उपलब्ध कराती। तब बच्चे को क्या होता है, ईगो हर्ट होता है। हम आप कहते हैं कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, तभी बच्चे का ईगो हर्ट होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा वास्तविक संबंध से, इसमें ईगो में क्या होता है, बच्चा क्या होता है, वास्तविकता से संबंध स्थापित करना सीख लेता है, अहम वास्तविकता सिद्धांत पर नियंत्रित करता है। अब आप कहते हैं, अब बच्चा जैसे मार्केट में गया, आपने बच्चे की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लिया, बचपन अवस्था में आपने बच्चे की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया, लेकिन बड़ा होने पर उसकी इच्छाओं की आपने पूर्ति नहीं किया, तो बच्चा क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, उसके पास पैसे नहीं है तो क्या करेगा, उस सामान को किसी भी तरह प्राप्त करने की कोशिश करेगा। देखिए एक चीज यहाँ पे दिया है, अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है, बच्चा किसी भी हाल में उस सामग्री को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। अब नियंत्रित क्या होता है, उस सामग्री को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अब उस सामग्री को प्राप्त करने के लिए तमाम तर्क देगा कि इस सामग्री, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो कहीं से पैसे का जुगाड़ करूं, या इस सामान को कहीं से चुरा लूं। अब चुराने के लिए भी वो तर्क करता है कि अभी वह दुकानदार यहाँ है, अभी वह पीछे जाएगा, तब मैं इस सामान को चुरा कर भाग जाऊंगा, या जब कोई नहीं रहेगा तब मैं ले लूंगा, या कहीं से पैसे का जुगाड़ करूं, किसी मम्मी पापा से मांगू, मम्मी पापा दे देते हैं, किताब के लिए कब पैसे मांगता हूँ, अगर दे देते हैं तो उस पैसे से मैं इस सामान को खरीद लूंगा। वास्तविकता सिद्धांत से वो उसको जोड़ता है, लेकिन बच्चा अपनी उस सामग्री को लेने की पूरी कोशिश करता है। तथा वातावरण वास्तविकता के साथ उसका सीधा संबंध होता है। जैसे मैंने बताया कि बच्चा उस सामग्री को प्राप्त करने के लिए वातावरण, परिस्थिति, सब चीज का जायजा ले लेता है कि अगर उसके पास पैसे, किसी भी तरह से पैसे नहीं है, तो बच्चे लास्ट में डिसीजन लेता है कि सामान को मुझे चुराना ही चुराना है, और चुराने के लिए भी तमाम तर्क अपनाता है कि ठीक है अभी सामने वाले दुकानदार हैं, जब ये पीछे जाएंगे दुकान छोड़ करके जैसे ही हटते हैं तुरंत इस सामान को मैं चुरा कर भाग जाऊंगा। कोई सामान और भी व्यक्ति सामान खरीदता है, ये दूसरे सामान को देने में व्यस्त हो जाएंगे, मैं इस सामान को लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। तो ऐसी ऐसी तमाम तर्क बच्चा करने लगता है, किसी भी हालत में वह उसे लेने की कोशिश करता है। जो ईगो होता है, ईगो को व्यक्तित्व पर निर्णय लेने वाला या कार्यपालक माना जाता है।
अब इसमें क्या होता है, ये स्वयं ईगो को आपके डिसीजन लेने पर, उस पर ईगो डिपेंड करता है कि आप कैसा डिसीजन ले रहे हैं, कैसा निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए ईगो को कार्यपालक के नाम से जाना जाता है। जब हम, अच्छा, इस अवस्था में, ईगो की अवस्था में व्यक्ति को अहम की बहुत चिंता होती है। वो चाहता है कि हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, हमें किसी भी प्रकार का ठेस न लगाया जाए, हम जो भी चीज प्राप्त करना चाहें सारी चीजों की हमें प्राप्ति हो जानी चाहिए। तो ये ऐसे तमाम तर्क बच्चा अपना देने लगता है। अब हम देखते हैं सुपर ईगो क्या है। जो सुपर ईगो होता है इसे हम कहते हैं पराअहम। सुपर ईगो को अहम से भी ऊंचा माना जाता है। सुपर ईगो क्या है, अहम से भी ऊंचा माना जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह अपना तादाद, मतलब आइडेंटिफिकेशन, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह अपना तादाद में अपने माता पिता के साथ स्थापित करते जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह सीख लेता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। पराअहम को व्यक्तित्व का नैतिक शाखा माना जा गया है। यह आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ईगो की अवस्था में जब बच्चे की इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जब बच्चा उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता, तो बच्चा क्या करता है, पैसे को चुराने के लिए तर्क करता रहता है। माता पिता से किताब के लिए पैसे लेने की विचार करता है कि पैसे लेकर के मैं उस सामान को खरीद लूंगा, या दुकानदार जैसे ही पीछे जाएगा मैं उस सामान को चुरा कर तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन वहीं पे हमारा जो सुपर ईगो है यह कहता है कि नहीं नहीं, सामान को चुराना गलत बात है। अगर मैं माता पिता से पैसे किताब के लिए ले रहा हूँ तो मैं उस पैसे को किताब पे ही उपयोग करता हूँ। ठीक है, ये सामग्री, सुपर ईगो कहता है ठीक है, अगर मुझे ये खेल सामग्री नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, मैं किसी और सामग्री से खेल करके अपनी मनोरंजन कर लेता हूँ। सुपर ईगो के द्वारा हमारे अंदर नैतिकता का विकास आ जाता है, बच्चे में नैतिकता का विकास आ जाता है, मोरलिटी डेवलप हो जाता है। बच्चा ये जानने लगता है कि क्या चीज उचित है क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है। इन सब चीजों से बच्चा रूबरू हो जाता है। और देखा जाता है कि सुपर ईगो से बहुत कम लोग ही सुपर ईगो की अवस्था में आते हैं, अन्यथा व्यक्ति ईगो की अवस्था में ही रहता है ज्यादातर। और सुपर ईगो बच्चे में तब भी विकास होता है जब वो काफी वृद्धावस्था या 40-45 साल के बाद की अवस्था जब शुरू होती है, तब उसके अंदर मोरलिटी की बात आती है, नैतिक अनैतिकता की बात आती है। जब तक बच्चा, जब तक, जैसे अगर हम देखें तो सेवा पेशे में ही आदमी को देखें, जो व्यक्ति सर्विस मैन होता है, किसी हम उस शब्द को नहीं उपयोग करना चाहेंगे, जब व्यक्ति सेवा में होता है तो किसी भी प्रकार के नियम कानून को मानने वाला नहीं होता है ना। आप लोग जानते होंगे कि तमाम, अभी आप ऑफिस में जाते होंगे तो आपका बिना काम किसी बिना दक्षिणा के दिए नहीं होता है ना। तो जब आप, वो व्यक्ति जब दक्षिणा लेकर आपका काम करता है तो उस समय ईगो होता है, कहेगा नहीं भाई देखिए आगे भी पैसा लेते हैं, ये है वो तमाम चीजें बताएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति रिटायर हो जाता है तब आपसे नियम कानून की बात करेगा कि नहीं ये सब पैसा लेना गलत बात है। अब उस दरमियान उस व्यक्ति ने सुपर ईगो का डेवलपमेंट हुआ, सुपर ईगो का पराअहम का विकास हुआ, तब उसको समझ में आया, जब वो रिटायर हो गया उस पद से हट गया, तब उसके अंतर्गत यह भावना आया कि नहीं ये चीज गलत है, पैसा लेना घूस लेना गलत है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दरमियान उसके अंदर सुपर ईगो का विकास होता है। ऐसे ही जब अगर हम आप प्रयास करें और समझने की कोशिश करें कि क्या सही है क्या गलत है, तो हमारे अंदर भी सुपर ईगो का विकास हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है, जब हम अपने माता पिता के साथ आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये पार्ट जो था व्यक्तित्व की संरचना, जिसे फ्रायड ने दो भागों में बांटा, जिसे मन का आकारात्मक पक्ष, मन का गत्यात्मक पक्ष के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हुआ, यदि हम जो अध्ययन कर रहे हैं व्यक्तित्व का विकास की पार्ट का भी अध्ययन फ्रायड ने के अनुसार ही कर रहे हैं। और फ्रायड ने बताया है फ्रायड ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास की व्याख्या मनोलैंगिक सिद्धांत के आधार पर किया। फ्रायड ने अपने व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या मनोलैंगिक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के आधार पर किया। फ्रायड ने बताया है कि बच्चे में जन्म से ही लैंगिक ऊर्जा बच्चों में मौजूद होती है, बच्चों में जन्म से ही लैंगिक ऊर्जा मौजूद होती है जो विभिन्न मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर गुजरती है, जिसे क्रमशः क्या किस नाम से जाना जाता है, मुखावस्था, बुधावस्था, लिंग विधानावस्था, अव्यक्तावस्था और जनेन्द्रिय अवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लैटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज के नाम से जाना जाता है।
कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास की कुल कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो 5 अवस्थाओं का। कभी कभी एक स्पेसिफिक स्टेज के बारे में पूछ दिया जाता है कि यह अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था के बारे में हम देखते हैं। हम देखते हैं कि पहला ओरल स्टेज क्या होता है, जिसे मुखावस्था के नाम से जाना जाता है। व्यक्तित्व, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की यह पहली अवस्था होती है जो जन्म से करीब 1 साल तक की होती है। इस अवस्था में जो कामुकता क्षेत्र होता है, सेक्सुअलिटी का जो इंटरेस्ट एरिया होता है, वह बच्चे का मुख होता है, और बच्चे मुख के माध्यम से चीजों को चूसना और निगलना और जबड़ा से कोई चीज दबा करके अपनी व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने आनंद की अनुभूति करता है। अब देखिए, जब बच्चा अपनी इस अवस्था में, ओरल स्टेज में बच्चा कामुकता क्षेत्र मुख होता है, जैसा कि मैंने बताया। इस अवस्था में बच्चा मुख द्वारा की जाने वाली क्रियाएं कौन कौन सी? चूसना, बच्चा कोई चीज चूसता है, और निगलना, निगल जाता है, और जबड़े से कोई चीज दबा करके, दांत से कोई चीज दबा करके लैंगिक सुख की प्राप्ति करता है। फ्रायड ने जो अपने व्यक्तित्व का जो विकास बताया है, टोटल ये लैंगिकता के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया है। तो इसको हम उसी से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे व्यक्तित्व का विकास होता है। अब जब यही चीज, क्या, चूसना, निगलना और जबड़े से कोई चीज दबाने की क्रिया अधिक या कम मात्रा में उत्तेजना होने पर क्या होती है? 2 चीज उत्पन्न हो जाती है। जब बच्चा चीजों को चूसना, निगलना या जबड़े से कोई चीज अधिक मात्रा में दबाता है, तो क्या होता है? इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जिसे कहते हैं मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व। जब बच्चा कम दबाता है, मतलब कम चीजों को चूसता है, कम चीजों को निगलता है, तब की स्थिति में क्या होता है? ऐसे बच्चे जो चीजों को कम चूसते हैं, निगलते हैं, या चीजों को कम दबाते हैं या काटते हैं, ऐसे बच्चे क्या होते हैं? आशावादी होते हैं और दूसरों पर निर्भर होते हैं। आगे जाकर ऐसे बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास होता है, फ्रायड ने बताया है कि आगे चल के ऐसे बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास होता है, वह आशावादी होता है, कि वह उम्मीद एक लगाए रहते हैं, और पर डिपेंडेंसी होता है, दूसरों पर निर्भरता होती है। और जब व्यक्ति अधिक मात्रा में ये चीज करता है, अधिक मात्रा में चीजों को चूसता है, निगलता है, तब की कंडीशन में क्या होता है? मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व के नाम से उसे जाना जाता है। इसमें क्या होता है? जब व्यक्ति चीजों को अधिक चूसता है, निगलता है, तब ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या होते हैं? डोमिनेंस प्रवृत्ति के होते हैं, प्रभुत्व जमाने वाले होते हैं, अधिकार जमाने वाले होते हैं, शोषण करने वाले होते हैं। शोषण का यहाँ तात्पर्य होता है कि दूसरों पर अपना आधिपत्य जमाना, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं रौब जमाना, गांव की भाषा में कहते हैं ना, रौब जमाना, बहुत अपना रौब जमाना हो जाता है। डोमिनेंस, प्रभुत्व दिखाना और अपना रौब जमाना, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति प्रभुत्व दिखाना और रौब दिखाने के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें, तो जिसे हम एनल स्टेज के नाम से जाना जाता है, इस अवस्था के अनुसार फ्रायड ने यह अवस्था 2 से 3 साल तक की आयु के बीच होती है। फ्रायड ने बताया है कि ये जो अवस्था होती है 2 से 3 साल तक की होती है। इस अवस्था में जो कामुकता क्षेत्र होता है, सेक्सुअलिटी का जो एरिया होता है, वह मुख से हटकर शरीर के गुदा क्षेत्र में आ जाता है, जिसके कारण बच्चे मल मूत्र त्यागने से संबंधित आनंद की प्रवृत्ति का अनुभव करते हैं। इस अवस्था में जो पहली अवस्था एनल स्टेज था, तो बच्चा मुख से आनंद की अनुभूति कर रहा था, और जो सेकंड स्टेज है एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, एनल स्टेज, और जो द्वितीय अवस्था है ओरल एनल स्टेज, इसमें क्या एनल स्टेज में जैसा कि हमने बताया, ओरल स्टेज में बच्चा मुख के माध्यम से आनंद की अनुभूति करता है, और एनल स्टेज में बच्चा गुदा के माध्यम से अपने आनंद की अनुभूति करता है। कभी कभी आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा टॉयलेट या लेटिन करता है तो रुक रुक के करता है, उसको करने में भी, बच्चे को टॉयलेट को रुक रुक के करने में भी उसको बहुत मजा आता है। हमें, आपको लगता है कि नहीं ये बार बार बाथरूम कर रहा है, लेकिन उसको चीजों को, वो आपको देखता है कि नहीं आप बार बार उसके कपड़े पैंट्स को बदल रहे हैं, तो उसको उसमें आनंद की अनुभूति होता है। तो फ्रायड ने बताया है कि बार बार जो ये उसका आनंद की अनुभूति है, जो मुख से हट करके गुदा के क्षेत्र में आ गया है, बच्चे को आनंद उसी में आता है। अब ऐसी प्रवृत्ति में जब बच्चा अधिक और कम मात्रा में उत्तेजना करता है, तब की कंडीशन में कैसे बच्चे आते हैं, उसका व्यक्तित्व आगे चल के कैसा होता है, इसको हम देखते हैं। जब बच्चा गुदा में अधिक मात्रा में करता है तो क्या होता है? अधिक मात्रा में जब बच्चा गुदा बार बार करता है तो क्या होता है? ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्रूरता
विनाशी और विद्वेष करते हैं। बहुत व्यक्ति क्रूर होते हैं, विनाशिता करते हैं, विद्वेष, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना करने वाले व्यक्ति होते हैं। और जो व्यक्ति कम मात्रा में इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो वे हठ होते हैं, कंजूस होते हैं और अपने समय का बड़ा ध्यान रखते हैं और बहुत कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। जो टॉयलेट 2-3 बार में करना था वो बच्चा एक ही बार में अपना करके निपटा। तो ऐसे बच्चे हठी होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के। फ्रायड ने बताया कि इस प्रकार के बच्चे जो कम प्रक्रिया ऐसे करते हैं वो हठी और कंजूस होते हैं। जो तीसरी अवस्था है जिसे लिंग प्रधानावस्था के नाम से जाना जाता है, जिसे फैलिक स्टेज के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था, ये जो अवस्था होती है 4 से 5 साल तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो कामुकता का क्षेत्र होता है वो जनेंद्रियां होती हैं। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में प्रत्येक लड़का, फ्रायड ने इस अवस्था को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था के माना है और बताया है कि ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र जो होता है जनेंद्रिय होते हैं। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में प्रत्येक लड़का में मातृ मनोग्रंथि ओडिपस कॉम्प्लेक्स तथा लड़की में पितृ मनोग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाता है। फ्रायड ने बताया है कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वह अपने माता पिता से बहुत लगाव, प्यार करने लगता है। जो लड़का होता है, जब छोटा लड़का होता है वह अपनी माता से बहुत प्यार करता है और जब लड़की होती है तो वह अपने पिता से बहुत प्रेम करती है। फ्रायड ने बताया है कि इस अवस्था में अगर लड़का है तो अपनी माँ से प्रेम करता है, तो अगर अन्य के द्वारा माता को प्रेम किया जाता है तो बच्चे को बहुत ही ईर्ष्या होती है, बहुत गुस्सा प्रवृत्ति व्यक्त करता है। ऐसे ही लड़की जब होती है तो जब पिता से कोई और प्रेम करता है तो वो लड़की उस व्यक्ति से बहुत ईर्ष्या करती है। और होता क्या है, और इसमें अगर कमी और अधिकता होने पर, और एक चीज कभी कभी क्वेश्चन स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है, लड़कों में मातृ प्रेम को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलते हैं ओडिपस। और लड़कियों में प्रेम को किस नाम से जाना जाता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और इसकी कमी या अधिकता होने पर लड़कों में उतावलापन, सेखीबाजी, मतलब जैसे को तो अपनी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, उतावलापन, उत्सुकता दिखाना आदि के शील गुण की प्रधानता होती है। जबकि लड़कियों में इश्कबाजी और सम्मोहन, हिप्नोटाइज के लक्षण दुर्लभ हो जाते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा बड़े अवस्था में होते हैं तो उनमें दूसरों के प्रति इंटरेक्शन ज्यादा अधिक हो जाता है, तीव्र हो जाता है। आगे की अवस्था की अगर हम बात करें तो जिसे अव्यक्त अवस्था या लेटेंसी स्टेज के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था 6-7 साल से प्रारंभ होकर के 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चे में कोई कामुकता क्षेत्र का विकास नहीं होता तथा ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था में बच्चे अपने उम्र के समान लिंग के लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित न होकर के समान लिंग के और समान उम्र के लड़कों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। ऐसे बच्चे हम उम्र के लड़कों के साथ रहना, उठना, खाना पीना, सारी क्रियाएं करते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में लैंगिक इच्छा भी सुदृढ़ हो जाती है, मतलब वो कमजोर हो जाती है। और इसके स्थान पर बच्चा अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, आनंद के लिए कौन सी क्रिया करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, चित्रकारी करता है, खेलकूद के तमाम माध्यम को अपनाता है लेटेंसी स्टेज में। और जो लास्ट अवस्था मानी जाती है जिसे जेनाइटल स्टेज के नाम से जाना जाता है, फ्रायड ने बताया है कि मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था होती है जो 13 वर्ष के बाद से प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस अवस्था में बच्चा, अब देखिए जो अव्यक्तावस्था लेटेंसी स्टेज में जो हमारी लैंगिक इच्छाएं सुदृढ़ हो जाती हैं, बच्चे की लैंगिक इच्छाएं सुदृढ़ हो जाती हैं, वही जेनाइटल स्टेज में बहुत तीव्र गति से विकास कर जाती है, जिसके कारण से इस अवस्था में जेनाइटल स्टेज में बच्चा अपने विपरीत लिंग के प्रति बहुत तीव्र गति से आकर्षित होता रहता है। इस अवस्था के बारे में कहा गया है कि यदि लड़का होता है तो विपरीत लिंग के लड़की के प्रति, और लड़की होती है तो विपरीत लिंग के लड़के के प्रति बहुत तीव्र रूप से विकसित होती है। और उसमें कामुकता और उनका जो आनंद का क्षेत्र हो जाता है तो सेक्सुअलिटी कामुकता के क्षेत्र की तरफ बढ़ जाता है। और फिर आगे चल के बच्चा एक सामान्य विवाह करके अपने जीवन को सामान्य ढंग से व्यतीत करता है। ठीक है, थैंक यू। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।
इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को प्रश्न पूछना है तो निसंकोच होकर के आप पूछ सकते हैं। इससे संबंधित किसी को प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं अनम्यूट होकर के। किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है?